तो स्टूडेंट्स यहां पे हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन। और स्टूडेंट्स मैं देखा है बच्चों को बड़ा मजा आता है ये चैप्टर पढ़ने में। क्यों मजा आता है स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स आप इन ब्यूटीफुल इमेजेस को देखो स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्स की इमेजेस हैं, जैसे प्लैनेट्स है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, स्टार्स है स्टूडेंट्स। इन सब के बारे में थोड़ा मोड़ा आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, टेलीविजन पे देखा होगा स्टूडेंट्स, और ये सब आपको बहुत फैसिनेट करते होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इन सब के बारे में अगर हमें पढ़ना है, यूनिवर्स के बारे में समझना है कि वहां पे कैसे चीजें काम करती हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये हमारी पहली सीढ़ी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। इसको पढ़े बिना तो आप यूनिवर्स के बारे में कुछ समझ ही नहीं सकते स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स, राइट। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर की कहानी चालू करते हैं। इस चैप्टर की कहानी चालू होती है स्टूडेंट्स एक दूसरी कहानी से। स्टूडेंट्स देखो आप इस कहानी को, स्टूडेंट्स फोटो देखते आप समझ गए होंगे क्या कहानी है, कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी स्टूडेंट्स। कौन है ये? न्यूटन। इंग्लैंड में रहते थे ये 17th सेंचुरी में, व्हेन ही वाज ओनली 23 इयर्स ओल्ड। ये एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एक एप्पल गिरा और उसके हेड से टकराया स्टूडेंट्स। अब देखा जाए तो ये बहुत ही कॉमन सा इवेंट है स्टूडेंट्स। एप्पल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को गिरते हुए न्यूटन से पहले भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स न्यूटन जो थे वो बड़े क्यूरियस दिमाग के थे, बहुत साइंटिफिक दिमाग में के थे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि यार ये एप्पल नीचे क्यों गिरता है, नीचे क्यों गिरता है, और एप्पल ही क्यों, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो नीचे ही क्यों गिरता है। जैसे ये मार्कर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे गिरता है ना स्टूडेंट्स। तो न्यूटन ने ये बहुत डीपली सोचना शुरू किया स्टूडेंट्स। काफी टाइम उनको लगा, कुछ साल लग गए स्टूडेंट्स। उसके बाद वो अपने एक लॉ के साथ आए जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उस लॉ के हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोई भी चीज जो है वो नीचे ही क्यों गिरती है। तो वो लॉ हम यहां पे देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स। बड़ा सिंपल से लॉ है, आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। देखो ये लॉ क्या बोलता है। तो सपोज कर लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरीके से, दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, दोनों का साइज और शेप जो है वो सेम भी हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, दोनों सेम साइज के हो सकते हैं, बस दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। आप सपोज करो इसका जो मास है दैट इज कैपिटल एम और इसका जो मास है वो है स्मॉल एम। कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे स्टूडेंट्स का मास तो हो गई। तो न्यूटन ने अपने इस लॉ में ये बोला कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वेरी इंटरेस्टिंगली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स लगाते हैं। इस तरीके से आप देखो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है एक्चुअली, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, उसको भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यही है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल, इसमें यूनिवर्सल वर्ड यूज किया गया है स्टूडेंट्स, मतलब ये लॉ कभी फेल नहीं होता है। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो दोनों के पास कुछ मास होगा, राइट, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। देखो इस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 1, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर। सही, यही बताया मैंने आपको। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट ये है कि आप देखो जो फोर्स इस पे लग रहा है स्टूडेंट्स और जो फोर्स इस पे लग रहा है, दोनों की जो वैल्यू होती है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स वो सेम होता है। अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का है तो ये भी 10 न्यूटन का ही होगा, ये 100 न्यूटन का है तो ये भी 100 न्यूटन का ही होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स हैव सेम वैल्यू। एक्शन रिएक्शन पेयर, इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये दोनों जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था हमने, राइट। ठीक है, अब स्टूडेंट थर्ड पॉइंट, फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। मतलब स्टूडेंट देखो आप, ये एक डॉटेड लाइन मैंने यहां पे बनाई, तो स्टूडेंट्स ये जो डॉटेड लाइन है ये दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर रही है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उस डॉटेड लाइन के लॉन्ग ही है। दैट इज इंपॉर्टेंट, डॉटेड लाइन के लॉन्ग ही है। वही लिखा गया है कि जो अट्रैक्शन फोर्स दोनों पे लग रहा है वो उस लाइन के लॉन्ग होगा जो दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर रही है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही मेरी बात स्टूडेंट्स? एंड द फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, कितना फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा है स्टूडेंट्स। तो उसको एक फॉर्मूले से बताया न्यूटन ने कि वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू होती है GMM डिवाइड बाई D स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो आप देखो
इस फॉर्मूले में क्या है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है उसको मल्टीप्लाई किया गया है, राइट स्टूडेंट्स। फिर नीचे डी है स्टूडेंट्स, उस पर स्क्वायर है, तो व्हाट इज दिस डी स्टूडेंट्स, शायद आप समझ ही रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो जी है वो एक्चुअली एक कांस्टेंट है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट है वो। कांस्टेंट बोलने का मतलब इसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होती है, और इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स दैट इज 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 इन SI यूनिट। और स्टूडेंट्स इस वैल्यू को अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आता है स्टूडेंट्स, राइट। और स्टूडेंट्स देखो ये जो फोर्स लग रहा है यहां पे दोनों पे, जिसकी वैल्यू एक्चुअली ये है, कोई भी एक फोर्स लगे तो उसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू भी है, इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बात समझ में आई आपको स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो मैं आपको बताया ये आपको कंफ्यूज कर सकता है स्टूडेंट्स। कैसे कंफ्यूज कर सकता है, जैसे आप देखो सपोज करो ये एक प्रैक्टिकल केस लेते हैं, सपोज करो ये बिलियर्ड्स टेबल है और आप देखो यहां पे दो बॉल्स है, राइट स्टूडेंट्स। अब ये जो दोनों बॉल्स है स्टूडेंट्स इनके पास मास होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर ये जो लॉ है न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशन लॉ, उसके अकॉर्डिंग हम सोचें तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, बताएं आप, दोनों एक दूसरे में फोर्स लगा रहे होंगे इस तरीके से, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर दोनों एक दूसरे पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो फिर दोनों को मूव करना चाहिए, इसको इधर आना चाहिए और इसको इधर आना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स हमें तो पता है प्रैक्टिकल कॉमन सेंस से कि ऐसा होता नहीं है। ये दो बॉल अगर ऐसी रखी हुई है तो वो ऐसी रखी रहेंगी, ऐसा नहीं होगा कि ये अपने आप इधर जाने लगेंगी और ये अपने आप इधर जाने लगेगी, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, राइट। और एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ये रूम है स्टूडेंट्स, अब इस रूम में आप इस ऑब्जेक्ट को देखो और इस ऑब्जेक्ट को देखो स्टूडेंट्स, दोनों के पास मास है, तो ये जो लॉ है वो ये बोल रहा है कि दोनों इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर आप शेप से कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोनों स्फेरिकल नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे समझाने के लिए मैंने दोनों का शेप स्फेरिकल या सर्कुलर लिया था, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स किसी भी शेप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो अब इस लॉ के अकॉर्डिंग दोनों जिसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो फिर तो इसको इधर जाना चाहिए अपने आप और इसको इधर जाना चाहिए अपने आप, लेकिन हमें पता है स्टूडेंट्स ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स। तो फिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे स्टूडेंट्स, फिर ऐसा क्यों नहीं होता है। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स कि डे टू डे लाइफ में ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका मास कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उसके कारण ये जो फोर्स लग रहा है, यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो बहुत छोटे वैल्यू के होते हैं, स्मॉल वैल्यू। यहां पे भी जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, यहां पे भी जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं, फिर बहुत कम है। लेकिन अब स्टूडेंट्स जैसे आप देखो इस सिचुएशन को देखो, जैसे दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लो, जैसे कि ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको पता है अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है और मून का मास भी बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। अर्थ पे जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास उतना नहीं होता है, लेकिन यहां पे अर्थ का खुद का, मून का खुद का मास बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट। अब ये दोनों यहां पे जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, देखो फॉर्मूले में मास आ रहा है यहां पे, तो दोनों का मास अगर ज्यादा है तो ये जो फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये जो फोर्स लगता है उसका कुछ इंपैक्ट होगा स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर इन दोनों का जो मास है उतना ज्यादा नहीं होता है, और यहां पे ये जो फोर्सेस लग रहे होते हैं बहुत छोटे वैल्यू के होते हैं, जिसके कारण का कोई फर्क नहीं होता है, वो कुछ इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। वैसे कोई दूसरी दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी आप ले लेंगे, ठीक है, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, तो उनका मास बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक दूसरे पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस तरह के डे टू डे सिचुएशन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि उससे कुछ भी होता ही नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा तभी होता है जब हम जनरली बहुत हैवी मास के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा खासा होता है और उसके कारण कुछ इंपैक्ट आता है, ठीक है। अब ऐसे तो स्टूडेंट देखो ये मार्कर है और ये मैं हूं, ठीक है, ये मार्कर है और ये मैं हूं, तो इसके भी पास ही मास है, मेरे पास ही मास है, ये मार्कर को मेरी बॉडी अट्रैक्ट कर रही है और मेरी बॉडी को मार्कर अट्रैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मार्कर आके मेरे से टकरा जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कम है, ठीक है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बहुत कम है, और मुझ पे भी जो इधर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी बहुत कम है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड।
सो लेट्स रिमूव ऑल दिस। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर ये रूम में दो लोग हैं स्टूडेंट्स, तो इनके पास ही मास है, ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन वो फोर्स इतना छोटा है कि उससे कुछ होगा नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स की सिग्निफिकेंट वैल्यू सिर्फ कब होती है, जब ऑब्जेक्ट्स का मास बहुत ज्यादा होता है, जनरली सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जनरली सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स हम लिख भी सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स plays important role mainly for celestial objects and not for objects on the surface of earth। जैसे देखते हैं इस छोटे से क्वेश्चन के बारे में, तो इन दोनों बॉल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है, वही कितना लगता है स्टूडेंट्स, वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। वो दोनों बॉल का मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉल्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना कभी तो ये फॉर्मूला यूज होगा, F = G m डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे G क्या है, मैं बताता, G एक कांस्टेंट है, और यहां पे लिखा हुआ है कि टेक G = दिस, तो लिखा हुआ है G इतना होता है तो हम वही रख लेंगे 6.7 × 10⁻⁻11। हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप सोच रहे हो कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि G = 6.673 × 10⁻11 होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे 6.7 लिखा हुआ है। देखो एक्चुअली में तो वैल्यू 6.673 होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में हम अप्रोक्सीमेटली 6.7 ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, इसलिए यहां पे दिया हुआ है कि आप G को 6.7 ले, नहीं भी दिया हुआ है ना तो आप ले सकते हो कैलकुलेशन को आसान करने, तो वही यहां पे हमने किया। फिर दोनों मास का प्रोडक्ट, तो इसका मास 1 kg और इसका भी 1 kg, 1 × 1 डिवाइड बाय डी स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्टूडेंट्स दैट इज ½ मीटर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व तो किया ही जा सकता है, थोड़ा सा लंबा तो होता है सॉल्व करना, ठीक है, तो इतना कुछ आ जाएगा दिस मच ऑफ मीटर। इसका मतलब इन दोनों बॉल्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो है 26.8 × 10⁻⁻11 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं फोर्स निकालना कितना आसान है, सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, लेट्स हैव अ लुक। देखो यहां पे क्या है, ये आप देख सकते हो अर्थ है, अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज मून, उन दोनों का मास दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ ME, मतलब M फॉर मास, E फॉर अर्थ, ठीक है, देखो बहुत ज्यादा होता है अर्थ का मास, बहुत ज्यादा, देखो 6 × 10⁻24 मास ऑफ मून 7.4 × 10⁻22 बहुत ज्यादा, ठीक है, और बीच का जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है हमें, ठीक है, पर आप ध्यान दें कि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया है, दैट इज नॉट SI यूनिट, ठीक है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन यही है कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो हमें बताना है, कुछ नहीं स्टूडेंट्स, बस वही फॉर्मूला F = G m/d²। तो G की वैल्यू जैसा कि दिया हुआ है हम लिख लेंगे 6.7 × 10⁻⁻11, ये कमिंग टू मास, तो दोनों का मास का प्रोडक्ट, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट, तो दैट इज 6 × 10⁻22 × 7.4 × 10⁻22, सॉरी यहां पे गलत हो गया, आप देखो यहां पे 24 है, तो यहां पे आई शुड राइट 24, ठीक है, डिवाइड बाई डी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये किलोमीटर में है तो वी शुड कन्वर्ट इट इन मीटर्स, तो मीटर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे किलोमीटर को, पता है आपको, तो उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस विल बी 3.8 × 10⁻8 मीटर्स, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है मीटर्स में वो यहां पुट करेंगे, तो यूनिट्स का थोड़ा आप ध्यान रखें, कई बार नहीं तो गलती हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है, बट डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आंसर लिख दूंगा, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो बहुत सिंपली हमने अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा उसकी वैल्यू भी निकाल ली है। अच्छा, आप एक चीज और आप ध्यान दे सकते हो, यहां पर आप देखो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, 2.01 × 10⁻20 10 to the power 20, this is a huge amount of force, very large force, very large force actually, बहुत ही बड़ा फोर्स है। तो कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था ना कि मून और अर्थ के बीच में, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और वही आप देखो इस केस में, ये तो जो बॉल्स है छोटे छोटे बिलियर्ड्स के, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है 26.8 × 10⁻11 वेरी स्मॉल फोर्स, बहुत ही छोटा फोर्स है,
इतना छोटा फोर्स है 10⁻11 कि उसका कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। अब कंपेयर करो यहां पे 10⁻11 10⁻11 और इस केस में 10⁻20, सो मच ऑफ डिफरेंस। तो मैं आपको बता ही रहा था ना कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज अ रोल, सिग्निफिकेंट रोल, लेकिन डे टू डे लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें वो इतना कम होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस फोर्स से, हो या ना हो। अब चलो बच्चों, ये जो फॉर्मूला हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला, उसके बारे में थोड़ी सी और एक दो डिटेल्ड बातें हम यहां पे करते हैं। ठीक है, देखो पहला पॉइंट तो आप ये देखो कि ये मास की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। इसका क्या मतलब है, आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका मास एंड इसका मास। इसका क्या मतलब स्टूडेंट्स कि अगर इसका और इसका मास ज्यादा होता है, ठीक है, मोर मास मास ज्यादा होता है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, मोर फोर्स। ठीक, यही तो मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का कि अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी भी ज्यादा होगी। द सेम टाइम लेस मास मींस लेस फोर्स। मतलब अगर ये बॉल्स भारी होंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर ये बॉल्स हल्के होंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। ठीक बात, लॉजिकल लग रहा है कि यार देखो जितने ज्यादा भारी हैं उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है, जितने कम भारी है उतना कम फोर्स लग रहा है। दूसरा पॉइंट आप देखो यहां पे डी के बारे में, डी नीचे है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है कि उल्टी कहानी होगी। उल्टी कहानी मतलब मोर डी लेस फोर्स, उल्टा डी ज्यादा फोर्स लेस, और वैसे लेस डी मोर फोर्स। देखो इसका मतलब है मोर डी लेस फोर्स। अगर इन दोनों को मैं दूर ले जाऊं, इन दोनों को दूर ले जाऊं तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? कम होगा। ठीक है, और वैसे अगर मैं इन दोनों को पास लाऊं, ध्यान देंगे पास लाऊंगा तो डी क्या होगा? ज्यादा, और फोर्स क्या होगा? सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अगर मैं इन दोनों को पास लाऊं तो डी क्या होगा? लेस। ठीक है, और फोर्स क्या होगा? ज्यादा। मतलब ये लोग जितने पास होंगे, मतलब इस केस में देखो पास है, ठीक है, और इस केस में आप देखो दूर है। किस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा? पास है तो मोर फोर्स, ठीक है, और यहां दूर है तो लेस फोर्स। लॉजिकल लग रहा है? दूर होंगे तो एक दूसरे पे कम फोर्स लगाएंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो ये आइडिया और क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है? इन विच ऑफ द केसेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर। मतलब देखो यहां पे दो सिचुएशंस दी हुई है, आपको बताना इन दोनों में से किसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है। ठीक है, वैसे दो सिचुएशंस यहां दी हुई है, आपको बताना है किसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, और वैसे यहां पे। तो यहां पर देखो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो सेम दिख रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस वाला फैक्टर तो दोनों के लिए सेम है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पे मास देखेंगे तो हमने देखा था कि जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। ठीक है, तो इसमें तो मास कम है 1 kg, और इस केस में मास ज्यादा है 5 kg। तो क्लियरली क्योंकि इन दोनों केस इस केस में मास ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, चलो सेकंड केस की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखो, इसमें फिर से देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो तो देखने से सेम ही लग रहा है। ठीक है, डिस्टेंस दोनों में सेम है। तो हम मास को देखते हैं। तो वंस अगेन जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, एक बॉल का मास 5 kg है और एक बॉल का मास 1 kg। ठीक है, यहां पर एक बॉल का मास 2 kg है स्टूडेंट्स और दूसरे का भी 2 kg है। ओके, तो इस केस में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या इस केस में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? देखिए तो यहां पर ये 5 kg का मास बहुत ज्यादा है, ठीक, लेकिन फिर 1 kg का बहुत कम भी तो है मास। ठीक, तो इस केस में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या इस केस में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है? कैसे पता करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। तो अब मास का प्रोडक्ट देखो, यहां पे मास का प्रोडक्ट क्या है? 5 into 1। ठीक है, यहां पे मास का प्रोडक्ट है 5 into 1 दैट इज 5। यहां पे मास का प्रोडक्ट कितना है? 2 into 2 दैट इज 4।
तो अब देखो फाइनली मास का प्रोडक्ट कहां पे ज्यादा आया, मास का प्रोडक्ट यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, 5 है। तो इस केस में यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, यहां पर ज्यादा होगा। ठीक, इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इन दोनों में से किस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। वंस अगेन आप देख सकते हो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो बराबर सी ही दिख रही है, ठीक है। तो मास पे फोकस करें, प्रोडक्ट ऑफ मास। तो यहां पे देखो प्रोडक्ट ऑफ मास क्या है, 1 इंटू 4 दैट इज 4। यहां पे प्रोडक्ट ऑफ मास क्या है, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ मास ज्यादा है, मतलब यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे, यू हैव टू बी केयरफुल। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर जो डिस्टेंस है वो कम है और यहां पर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, और जहां तक मास के बराबर है वो सेम है, यहां भी 1 kg और 1 kg, यहां पे 1 kg और 1 kg। तो मास तो दोनों में सेम है, तो डिस्टेंस पे कहानी बनेगी यहां पे, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि उल्टा होता है, मतलब डी कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, टी कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। इस केस में लेस है डी, ठीक है, डी कम है, डिस्टेंस कम है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आई बात, आप बिल्कुल डाइजेस्ट हो गई होगी, रट गई होगी। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखो यहां पे क्या है, क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस डी, ठीक है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो F0 लिखा गया, F0। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ा के हमने डी से 2D कर दिया, कर सकते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम दूर ले गए 2D डिस्टेंस पे। अब इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अब वो बताना है। पहले F0 लग रहा था, F0 लग रहा था, अब कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये बताना है। फिर उनके बीच का डिस्टेंस हमने 3D कर दिया, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है ये बताना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो अब देखो अभी भी हमने देखा है इस फॉर्मूले से F इक्वल टू gmm/d², ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, उससे हमने देखा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। ये तो क्लियर है कि हम d को बढ़ाते जा रहे हैं, d को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होगा, कम होगा। कितना कम होगा, लेट्स हैव अ लुक। ये जो पहले वाला केस है स्टूडेंट्स, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F0 दैट इज gmm, दोनों का मास का प्रोडक्ट डिवाइड बाय d²। सही है, यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उसकी वैल्यू, यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू होगी gmm, मास तो उतना ही है, डिवाइड बाय d²। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2d, तो यहां पे हम डिस्टेंस लिखेंगे 2d का स्क्वायर। ओके, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां से क्या आएगा, gmm डिवाइड बाई 4d²। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे है दिस इज 1/4 gmm बाई d², और ये जो पूरा टर्म है स्टूडेंट्स दैट इज F0। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं F0 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज F0/4। तो पहले से कम लग रहा है ना, वो तो होना ही था क्योंकि हमने डिस्टेंस बढ़ाया है, तो हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स तो कम होना ही था। और कितना हुआ एक्चुअली कम होके F0/4। पहले F0 फोर्स लग रहा था, अब F0/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में देखते हैं, इस केस में वंस अगेन फोर्स इक्वल्स टू gmm डिवाइड बाई बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मतलब 3d का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा gmm डिवाइड बाई 9d², 1/9 gmm बाई d²। ये जो क्वांटिटी है ये तो F0 के बराबर है, तो F0/9। मतलब यहां पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है दैट इज F0/9। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया हमने क्वेश्चन। इनफैक्ट आप यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज को ध्यान देना चाहिए आपको कि आप देखो जब डिस्टेंस हमने 2 टाइम्स बढ़ाया, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हुआ, तो 2 के स्क्वायर टाइम्स कम हुआ है। डिस्टेंस हमने 2 टाइम्स बढ़ाया तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हुआ, 2 के स्क्वायर टाइम्स। वैसे डिस्टेंस जो हमने 3 टाइम्स बढ़ाया, तो 9 टाइम्स फोर्स कम हुआ, मतलब 3 के स्क्वायर टाइम्स। तो दिस इज अ गुड थिंग टू रिमेंबर। ओके, तो वैसे अगर मैं डिस्टेंस को 4d कर देता, डिस्टेंस को 3d भी नहीं है 4d कर देता, तो जो फोर्स है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाता, F0 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो दिस इज अ गुड थिंग टू रिमेंबर कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। कितना कम होता है, अगर हमने 2 टाइम्स डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स कम हुआ, 3 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाया तो 9 टाइम्स फोर्स कम हुआ।
4 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स 16 टाइम्स। यस, ओके। अब स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको यह बताया कि ये जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब एक और बात हम यहां पे करते हैं, देखो ये जो जी है उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या होती है वो तो हमने डिस्कस किया है, इसकी यूनिट की बात करते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं कि जी जो है दैट इज एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई एम, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब हमें जी की यूनिट अगर देखनी है, यूनिट ऑफ जी, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट, तो हम क्या करेंगे यहां पे, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डी डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मास की यूनिट केजी, दूसरा मास उसकी यूनिट भी केजी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। सो दिस इज द यूनिट ऑफ जी, ये आप ध्यान रखें, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ जी, ठीक है। और मैं पूरी तरह से लिख सकता हूं कि जी जो है दैट इज 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। दिस इज जी। फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, सपोज करो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या आंसर करेंगे आप, कैसे आपको इसका आंसर लिखना चाहिए, लेट्स हैव अ लुक। आप ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट any two bodies having mass attract each other with force directly proportional to the product of their mass, देखो, states that any two objects having mass attract each other with force directly proportional to the product of their mass, जैसा हमने अभी तक देखा है, and inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी हमने देखा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली वही बात जो हमने पढ़ी है स्टूडेंट्स। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होता है, विल सी सम पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज इट बाइंड्स अस टू अर्थ। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें अर्थ से बाइंड करता है। देखो क्या मतलब इसका, तो स्टूडेंट्स दिस इज अर्थ, हम सब लोग अर्थ पे ही रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, जैसे हम यहां पे रहते हैं अर्थ के सरफेस पे, यहां पे अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस। यहां पे तो पानी है, पानी में तो रहते नहीं हम। तो अब यहां पे आप ग्रेविटेशनल लॉ को लगा के देखो क्या होगा। ये अर्थ है, ठीक है, और इस आदमी को आप कंसिडर करो, ये अर्थ है, उसके पास मास होगा, बिल्कुल अर्थ के पास तो बहुत मास होता है, आदमी का भी मास होगा कुछ, तो दोनों क्या मास है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कैसे, ये जो अर्थ है वो आदमी को अट्रैक्ट करेगी, फोर्स लगा, अर्थ जो है वो आदमी को अट्रैक्ट करेगी, और आदमी जो है स्टूडेंट्स वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, अर्थ जो है वो आदमी को अट्रैक्ट कर रही है, उस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, इस कारण से आदमी जो है वो अर्थ से भाग नहीं सकता, ठीक है। इसलिए आदमी जो है वो अर्थ के सरफेस पे ही रहेगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो वही मैंने लिखा है, इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। दूसरा इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि देखो ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। तो मून जो होता है वो अर्थ के राउंड गोल गोल घूमता है ना, मून जो है वो अर्थ के राउंड गोल गोल घूमता है, ये तो हमें पता ही है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हो पाता है। अर्थ और मून, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके कारण ही मून जो है ऐसे गोल गोल अर्थ के राउंड घूम पाता है। मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। इस बात को हम और डिटेल में देखेंगे जैसे हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। और उसी तरीके से हमें यह भी पता है कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं, पता है ना, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स, जैसे कि अर्थ हो गया, मार्स हो गया, विनस हो गया, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड गोल गोल घूमते हैं। इसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। तो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे।
तो अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट रोल देखे ग्रेविटेशनल फोर्स का। फर्स्ट, इट बाइंड्स अस टू अर्थ, वो हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है। दूसरा कि मून जो अर्थ के राउंड घूमता है और प्लैनेट्स जो सन के राउंड घूमते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट रोल में मैं आपको बताना चाहता हूं। टाइड्स इन सीज आर कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ऑन अर्थ। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो ओशंस में, सीज में ऐसे टाइड्स होते हैं, ऐसे पानी की लहरें उठती हैं, ये आपने देखा होगा। तो इसके पीछे भी एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। टाइड्स इन सीज आर कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ऑन अर्थ। मून का, हमने देखा था, मून का अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मून का अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके कारण ही ये टाइड्स एक्चुअली क्रिएट होती है। बहुत डिटेल में तो ये चीज हम नहीं देखेंगे, वो हम हायर क्लासेस में देखेंगे, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि समुद्र में जो टाइड्स आती हैं वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती है स्टूडेंट्स। दीज आर सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, फ्री फॉल। तो अभी इस चैप्टर के हम नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। थ्योरी तो कम होती है इस सेक्शन में, बट न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू इट्स सरफेस। इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको समझाता हूं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये मदर अर्थ है, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि हम अर्थ के सरफेस पे यहां रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहां पर एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करना चाहते हैं जो अर्थ के सरफेस के पास हो, अर्थ के सरफेस पे ही हो या उसके सरफेस के पास हो। तो हम सरफेस पे रह रहे हैं, तो हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए जो अर्थ के सरफेस पे। सपोज करो हमारे हाथ में एक बॉल है, तो वो सरफेस से थोड़ी ऊपर है, लेकिन सरफेस से ज्यादा दूर नहीं है, सरफेस के पास ही है, अर्थ के सरफेस के पास, ठीक है। तो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट की हम बात यहां पे करना चाहते हैं। तो आप सोचें कि अर्थ के सरफेस के थोड़े से ऊपर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। तो अब ये जो बॉल है स्टूडेंट्स, उसकी कुछ मास होगा, ठीक है। उसके मास को हम स्मॉल एम से डिनोट कर देते हैं। और ये जो अर्थ है इसका तो ऑब्वियसली काफी मास होगा, बहुत ज्यादा मास होगा, इसको हम कैपिटल एम ई से डिनोट कर देते हैं, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अब आप सोचो अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे कि क्या इस अर्थ और इस छोटे बॉल के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। दोनों का मास है, दोनों का मास है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो अर्थ है वो इस बॉल को इस तरह से अट्रैक्ट करेगी, आप समझ रहे होंगे, और जो बॉल है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वही फोर्स लगा। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्स इस बॉल पे लग रहा है स्टूडेंट्स, आप उस पर ध्यान दें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक पॉइंट यहां पे ये हुआ कि अर्थ जो है अपने सरफेस के पास कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसके सरफेस के पास, तो उसको अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। कितना फोर्स लगा के अट्रैक्ट करती है, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है। तो ये जो फोर्स है एफ, ये हम निकालना चाहते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है और अर्थ, उसके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है। ये जो दूरी है उसको मैं डी बोल रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो लगा सकते हैं इस फोर्स को निकालने के लिए, दैट विल बी जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स। अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, आप देखो ये जो अर्थ है उसकी रेडियस की थोड़ी बात करते हैं। अर्थ एक स्फीयर के शेप में है, उसके रेडियस की बात करते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये अर्थ का रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है ये अर्थ का रेडियस है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो डी है वो रेडियस से थोड़ा बड़ा है, डी जो है वो रेडियस से थोड़ा बड़ा है ना, लेकिन ज्यादा बड़ा भी नहीं है। देखो अर्थ का रेडियस तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है अर्थ का रेडियस, ठीक है। और ये जो दूरी है वो थोड़ी सी है, थोड़ी सी है, तो डी जो है वो थोड़ा सा ही रेडियस से ज्यादा है। तो हम यहां पे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कि d इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, d इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पे हम d के जगह पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। सो दिस इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉल। अब देखो यहां पे कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है उसको एक साथ लिख लेते हैं और ये छोटे m को अलग कर देते हैं,
और ये जो ब्रैकेट के अंदर की पूरी क्वांटिटी है उसको लिख देते हैं जी, जी स्मॉल जी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज एम, इसका मास इंटू दिस जी। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे होंगे, तो इस जी के बारे में थोड़ी सी बात अभी करते हैं। ये जो जी है दैट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, जैसे मैंने यहां पे लिखा है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, दैट इज 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास हमें पता होता है कि कितना है, तो वो हम यहां पे लिखेंगे। सो दैट इज 6 इंटू 10 टू पावर 24 केजी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस हमें पता होती है, वो होती है स्टूडेंट 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर इसका स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू आई। देखो यहां पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट जस्ट आउटसाइड इट्स सरफेस, अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट जस्ट आउटसाइड इट्स सरफेस बाय ए ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू mg। ठीक है, यहां पे m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास, और g क्या है, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g को एक पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है, इस स्मॉल g को, जैसे इस कैपिटल G का एक पर्टिकुलर नाम है ना, क्या नाम है, मैंने बताया था आप स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैसे स्मॉल जी का भी एक नाम है जो कि सही टाइम पे मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपको थोड़ा सा डाउट हो, तो अभी भी आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ठीक है, तो ये अर्थ है, अर्थ, अर्थ। ये तो आपको पता ही है कि अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमें अर्थ दिखती तो फ्लैट ही है ना, क्योंकि हम उसका एक छोटा सा पार्ट देख रहे होते हैं। ये सब तो आपने पढ़ा होगा पहले प्रीवियस क्लास में। ये ग्राउंड है, ग्राउंड। तो ग्राउंड को जनरली इस तरह से बनाया जाता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, कभी आपको भी बनाना पड़ सकता है कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं और फिर छोटी 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 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे खड़े हो और आपके हाथ में यहाँ पे एक बॉल है, आपके हाथ में ग्राउंड से थोड़ा ऊपर ही एक बॉल है, ठीक, और इस बॉल का जो मास है, से दैट मास इज 2 kg, इस बॉल का मास 2 kg। तो क्या अर्थ इस बॉल पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है? बिल्कुल लगा रही है। अर्थ इस बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और किधर की तरफ लगा रही है? अपने सेंटर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, अर्थ का सेंटर नीचे है, मतलब अपने नीचे की तरफ। ठीक है, तो अर्थ इस बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के उसको नीचे खींच रही होगी, नीचे, इस तरह से नीचे खींच रही होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? और ये जो फोर्स है F1, इसकी हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? F1 विल बी इक्वल टू m इंटू जी, जैसा हमने अभी भी पढ़ा। मास इस बॉल का दैट इज 2, और जी की वैल्यू 9.8 होती है, जैसा मैंने अभी भी आपको बताया था। तो ये कितना हो जाएगा? 19.6 न्यूटन। द अर्थ जो है वो इस बॉल को नीचे खींच रही है बाय अप्लाइंग दिस मच ऑफ फोर्स। वैसे आप सोचें जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ट्री है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लिया एक ट्री है और उस ट्री में एक फ्रूट लगा हुआ है, एक फ्रूट लटक रहा है, ठीक है, उस फ्रूट का जो मास है दैट इज 0.5 kg। तो क्या इस फ्रूट पे अर्थ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है? बिल्कुल लगा रही है। अर्थ जो है स्टूडेंट्स वो इस फ्रूट को नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के खींच रही है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? m इंटू जी। मास कितना है? 0.5, g इज 9.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, विल गेट 4.9 न्यूटन। मतलब अर्थ जो है इस फ्रूट को 4.9 न्यूटन का फोर्स लगा के नीचे खींच रही है। अब जैसे मान लो यहां पे एक कार रखी हुई है, ठीक है, ग्राउंड पे एक कार है, ठीक है, कार है, और इस कार का जो मास है दैट इज 200 kg। क्या अर्थ इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है स्टूडेंट्स? बिल्कुल लगा रही है। अर्थ इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, उसको F3 बोलते हैं। ये F3 कैसे निकालेंगे हम? वंस अगेन m इंटू जी, मास जो है वो कार का 200, g इज 9.8, ये आ जाएगा हमारे पास 1960 न्यूटन। मतलब अर्थ इस कार को नीचे खींच रही है विथ दिस मच ऑफ फोर्स। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, अर्थ पे रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस के पास है, तो अर्थ उस पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? m इंटू जी, m इंटू जी, जहां पर m क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मास, और g क्या है? 9.8। इनफैक्ट आप भी यहां पे खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे खड़े हो, यहां बना देता हूं, मतलब आप भी यहां पे खड़े हो और सपोज करो आपका बॉडी का मास है 50 kg, ठीक है, तो आपको भी अर्थ नीचे खींच रही है विद ग्रेविटेशनल फोर्स से F4, और उस F4 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं उसी तरीके से निकालूंगा, दैट इज 50 इंटू 9.8,
दैट विल बी 490 न्यूटन। मतलब अगर आपका मास 50 kg है तो अर्थ आपको नीचे खींच रही है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 490 न्यूटन। तो चलो एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर सा हो जाए। तो देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है स्टूडेंट्स। सपोज करो ये कोकोनट ट्री है, तो उसमें एक कोकोनट ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है, एक कोकोनट ऐसे हैंग कर रहा है। सपोज करो उसका मास हम लेते हैं 1 kg, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगा रही है और कितना लगा रही है, बता सकेंगे आप? बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे, हम कई बार बात कर चुके हैं। अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगा रही होगी और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी फाउंड बाय दिस फॉर्मूला m into g, m is 1 and g is 9.8, तो हो जाएगा 9.8 न्यूटन। सही है ना स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। वैसे जैसे देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। ये एक टेबल है, टेबल पे एक फ्लावर वॉस रखा हुआ है, आप देख सकते हो, एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, उसमें फ्लावर्स है, वाटर है। तो इस सबका जो मास है स्टूडेंट्स से है वो 2 kg, ठीक है। तो बताना कि अर्थ इन सब पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। बहुत सिंपल है, वंस अगेन आप ये तो समझ ही रहे हैं कि अर्थ इन सब पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट कैन बी फाउंड बाय m into g, m is 2 इन दिस केस एंड g is 9.8। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 19.6 न्यूटन, दिस मच ऑफ फोर्स।